रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 14 बोल रहा है कि द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे पहला बात ये है। तो इसमें दो बात है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि पॉजिटिव जो कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, दैट इज द पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट थिंग. And that equal protection of law, they are important for the substantial equality, and they are on the basis of the doctrine of reasonable classification. Now for the doctrine of reasonable classification, two things is required: intelligible differentia and reasonable nexus. Okay, so article 14 सबके लिए है, citizens के लिए, foreigners के लिए, इवन दो for the legal persons के लिए भी है। स्टेट के अगेंस्ट है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन बहुत सारा है आर्टिकल 14 का। इफ यू से 31C हो गया, 105, 194 हो गया, 361, 361 ए हो गया, इफ यू से 359 हो गया, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 15। तो आर्टिकल इसमें कुछ कुछ जो पॉइंट है, आपको ईपी रोयप्पा का केस याद रखिए, स्टेटमेंट डाल दीजिएगा, इक्वालिटी इज एंटीथेटिकल टू आर्बिट्रीनेस, ठीक है। सब्सटैंटिव और फॉर्मल इक्वालिटी टर्म याद रखिए, गोल्डन ट्रायंगल याद रखिए, ठीक है, मैं क्वेश्चन पे आया है प्रीवियस ईयर में। तो आर्टिकल 51 और 52 सिंपल है। 51 15 15 डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट कर रहा है, बोल रहा है कि द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो सीआरआरएसपी के आधार पे ओनली बोल रहा है, मतलब किसी उसके साथ के एडिशन लगा के यू कैन डिस्क्रिमिनेट, दिस इज द थिंग। तो जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15(1), वो तो स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट लिखा हुआ। 15(2) में लिखा हुआ है कि नो सिटीजन, मतलब जो 15(2) इट इज अवेलेबल टू एवरीवन, मींस इट इज अगेंस्ट प्राइवेट एज वेल। तो स्टेट शेल नो सिटीजन शेल बी सब्जेक्टेड टू डिसेबिलिटी और द रिस्ट्रिक्शन, मतलब किसी टाइप का डिसेबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ, वही सब किसके लिए? पहला है रिक्रिएशनल फैसिलिटी में एंटर करने के लिए, दूसरा आपका पब्लिक यूटिलिटी को एक्सेस करने के लिए। बेसिक यही याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 16, हाँ, इसमें आपका जो ऑडियंस है सिटीजन्स ही होगा, 15-16 सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, इतना याद रखिए। और इसमें रेजिडेंस ट्रैप है, वो ध्यान रखिए। एनी, मतलब ये प्राइवेट भी नहीं कर सकता है, ये चीज़ है। और सिटीजन के लिए, फॉरेन के लिए पास नहीं है। और ठीक है, सोशल रिवोल्यूशन, सोशल इक्वालिटी याद रखिए कि बी आर अम्बेडकर एस्टेब्लिशेस द सोशल इक्वालिटी। सो फ्रॉम आर्टिकल 17 नहीं है, तो मेन आर्टिकल 15(2) में ही स्टार्ट हो जाता है अनटचेबिलिटी वाला। सो पब्लिक स्फेयर, प्राइवेट स्फेयर का जो ये है घटा रहा है इसमें। 16 में व्हेन यू टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 16(1) क्या बोल रहा है? स्टेट एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, 16(1) हो गया। 16(2) बोल रहा है कि स्टेट प्रोहिबिट करेगा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, रेजिडेंस, कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। इसमें आप टारगेट ऑडियंस सिर्फ सिटीजन्स हैं, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए ही है बस। और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर पास कर सकता है नहीं, जो रेजिडेंस के लिए लॉ है वो केवल पार्लियामेंट पास कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। रिलीजन एज अ क्वालिफिकेशन फैक्टर, तो रिलीजन इसमें 16(5) क्या बोल रहा है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आप लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, केवल उसी रिलीजन का बंदा को बैठा सकते हैं, ठीक है। तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी टर्म है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टर्म है, ब्यूरोक्रेसी का डेमोक्रेटाइजेशन इज टर्म, मेरिट वर्सेस सोशल जस्टिस। तो आर्टिकल 335 को ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आया पीवाईक्यू में। इंदिरा साहनी का ही जो केस है, जो आर्टिकल 335 बोलता है कि जो 16(4) है वो लिमिटेड है बाय आर्टिकल 335, ठीक है। 17-18, तो आर्टिकल 17 इज द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी अबोलिश्ड है और उसका प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो अनटचेबिलिटी सबसे पहले तो अनडिफाइंड टर्म है। आर्टिकल 17 ही ऐसा जो आर्टिकल है दैट इज एब्सोल्यूट राइट, कोई ना वकर नहीं। एक आर्टिकल 15(2) पर है, एक आर्टिकल 17 पर है, ये प्राइवेट के खिलाफ भी है, ठीक है। दे आर यूनिवर्सल राइट्स, दिस इज एब्सोल्यूट राइट्स। सो इसके लिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, इसके लिए लॉ बनाना होगा, लॉ बनाया भी है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955 का, और ST/SC प्रिवेंशन ऑफ अगेंस्ट एट्रोसिटीज अगेंस्ट। तो जज जुडिशरी कुछ कुछ डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहा था, बट विद द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसमें रोक रखाव लाया है और उसको स्ट्रिक्ट बना दिया है। और
तो आप डिसमेंटलिंग आप इसको फिर यंग लॉयर एसोसिएशन वाले केस में आप बोल सकते हैं कि जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं वो एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 17। ठीक है। आर्टिकल 18 जो है इज लाइक ए डायरेक्टरी दैट स्टेट विल अबॉलिश द टाइटल्स। तो उसमें 4 आर्टिकल्स हैं कि स्टेट विल नॉट कन्फर दी एनी काइंड ऑफ टाइटल्स, तो केवल मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स दे सकता है, पहला चीज़। दूसरा है कि जो इंडियन सिटीजन है दे विल नॉट एक्सेप्ट द फॉरेन टाइटल। तो बेसिक नुआंस यही है, 100 बात की एक बात, जो इंडियन होगा वो फॉरेन टाइटल्स नहीं ले सकता, बट गिफ्ट या इमोलमेंट ले सकता है विद द सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। पर जो कोई फॉरेनर है जो इंडियन ऑफिस में है वो भी वो टाइटल भी ले सकता है, गिफ्ट भी ले सकता है, एमोल्यूमेंट भी ले सकता है विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी सिंपल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पॉइंट सब बेसिक बेसिक याद रखना। आर्टिकल 18 से आए तो समझिए कि एंटी एरिस्टोक्रेटिक इंटेंट है गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी बनाना चाह रहा है, मेरिटोक्रेटिक को रिकॉग्निशन करना पा रहा है, नेशनल सोवर्निटी बनाना चाह रहा है ताकि इधर उधर कोई आदमी लॉयल्टी ना करे। तो ये सब आपका 4 पॉइंट होगा। आर्टिकल 17 को याद करते ही समझिए कि प्योरिटी पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिसमेंटल कर रहा है। जो पॉजिटिव स्टेट ऑब्लिगेशन है कि किसी का राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हंट ना हो, एब्सोल्यूट गारंटी है। और उसके बाद इमेंसिपेटरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ठीक है। उसके बाद आप समझिए अबाउट सब्सटेंटिव इक्वालिटी है। वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में पढ़े हैं। ब्यूरोक्रेसी का डेमोक्रेटाइजेशन होगा, मेरिट होगा, सोशल जस्टिस होगा। ये सब टर्म बोलना मजा आएगा। बेसिक क्या बोल रहा है 15.3? 15.3 बोल रहा है कि स्टेट कोई भी चीज़ आर्टिकल 15 में ऐसा नहीं है कि जो स्टेट को रोक सके फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है। ये सबसे पहले एब्सोल्यूट एक्सेप्शन है कि मतलब स्टेट को अलाउ किया जा रहा है कि दैट इट कैन क्रिएट सम डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन विदाउट चैलेंज बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 51। 15.1 बस ये समझ लो। ठीक है। अब उसके बाद दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द लॉज लाइक। तो 15.3 से क्या क्या लॉ बना ये सीधे याद होना चाहिए। तो 15.3 का समझ गए। 15.3 वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए है, बट इस ये एजुकेशनल और ये राइट है, क्या बोलते हैं, सो एजुकेशनल और सोशल राइट्स है। तो इसके तहत आपको मैटरनिटी बेनिफिट राइट मिला है, पोक्सो एक्ट आया है। If you heard about that article 243D that provides the women reservation in the municipalities and panchayats, so they are coming under the article 15.3। बट अगर बोला जाए कि 15.3 से आपको एम्प्लॉयमेंट में मिल रहा है रिजर्वेशन, सो दिट इज नॉट रॉन्ग, दिस इज अ ट्रैप। ओके, सो इट इज गिवन बाय आर्टिकल 16। ओके, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। जल्दी से कवर कर लेते हैं ये वाला दैट आर्टिकल 15.3 4 5 6। तो 15.3 में बेसिकली वीमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन है, तो उसी के आधार पे हम लोग बनाए हैं। ये तो शायद हो गया था 15.4 और 15.5 और 15.6। तो 15.4 बेसिकली बोला जा रहा है कि जो 15.4 आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही आया था। इट इज़ लाइक डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द चंपक दुराई राजन केस कि यू डू नॉट हैव राइट फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द फॉर ओबीसी कैटेगरीज। ओके, so parliament created that nothing in this article shall bar parliament from making law for the special provisions for the benefit for socio-economic बैकवर्ड क्लासेस एस टी एंड एस सी। सो उसके लिए है। ठीक है, दिस इज द थिंग। सोशल एजुकेशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। तो ट्रैप्स क्या हो सकता है कि ओरिजिनल पार्ट का था, ओरिजिनल पार्ट का नहीं था। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 15.5 तो दिक्कत आ रहा था। इट इज 15.5 इज स्पेसिफिकली फॉर टेकिंग एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये बोला जा रहा है कि स्टेट बाय लॉ ही प्रोविजन कर सकता है कि जो स्टेट एडेड अनएडेड या प्राइवेट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूशन है उसमें किस प्रकार से रिजर्वेशन मिले या उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या हो भाई, ये बता सकता है। तो स्कोप में आपको बेसिक समझ लेना है कि आर्टिकल 15.5 के स्कोप में प्राइवेट अनएडेड भी है। ये आपका परमिति एजुकेशनल ट्रस्ट केस में इससे आता है। हाँ, तो बेसिक पहला है कि अंडर 15.5 स्टेट एस टी एस सी रिजर्वेशन माइनॉरिटी में डाल सकता है, या अंडर 15.5 एस टी एस सी रिजर्वेशन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकता। तो 15.5 और 15.6 का एक्सेप्शन है आर्टिकल 30 कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप 15.5 का प्रोविजंस नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और 15.6 15.6 इज टॉकिंग अबाउट 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। तो इसके बाद आपको याद रखना होगा जनहित अभियान का केस। ये अपहेल्ड किया कि ठीक है भैया, जो ये 10%
रिजर्वेशन है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कैप बाय इंदिरा साहनी का 50% वाला कैप तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए है, ठीक है। तो 10% रिजर्वेशन देना है ईडब्ल्यूएस को, प्राइवेट एडेड अनएडेड सब में, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये भी बाहर है। तो उसके बाद इकोनॉमी इज द सोल क्राइटेरिया, ये चीज़ है। अब मेंस में क्या लिखिएगा, मेंस में आप लिखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का लिटमस टेस्ट को लोग पास कर लिया है, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है, क्रीमी लेयर का फिल्टर ये है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर लग रहा है 15.4 15.5 में, ठीक है। और फॉर्मल टू प्रोपोर्शनल इनक्वालिटी में क्या है, ठीक है। तो 16.1 से 16.1 16.2 में क्या है, 16.1 में है कि द स्टेट शेल प्रोवाइड द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 16.1 हो गया। 16.2 में हो गया कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीआरएसपी प्लस डिसेंट प्लस रेजिडेंस। ओके, तो 16.3 में डाल दिया कि भैया पार्लियामेंट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। ओके, तो सबसे पहले पूरा यहाँ का 16.4 16.5 16.6 का नुआंस यही है कि दैट इज आर इनेबलिंग क्लॉज, दे आर नॉट मैंडेटरी क्लॉज। सबसे पहले तो यही चीज समझ लेना है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस उसी का बात हो रहा है, तो वो लिख देना है, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है पावर का, वो लिख देना है। स्पीड ब्रेकर इफिशियंसी का नहीं है, तो आप मतलब 16.4 इनेबल कर रहा है कि देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजन एट you can say for backward state can make special provision if in opinion they found that they are underrepresented. 16.4 में ही amendment हुआ in entry the state can make provisions for entry and promotion of uh, the reservation for the STs and SC, ठीक है। तो 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। ओके, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी बाद में ऐड हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया। मीन्स पहले था कि एंट्री एंड प्रमोशन में आपका स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन for the reservation of the ST and SC, that coming to the 77 constitutional amendment 1995, and then the constitutional seniority it come after 2001. 16.4b it comes with the carry forward policy, दैट कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी सबके लिए है, एस टी एस सी ओ बी सी सबके लिए है। तो 16.4 ए जो है एस टी एस सी ओ बी सी के लिए नहीं है, जबकि 16.4 बी जो एस टी एस सी ओ बी सी के लिए है, ई डब्ल्यू एस के लिए नहीं है बस, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ये 81st कॉन्स्टिट्यूशन 77 81 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001, ठीक है। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। एम नागराज का केस है, जर्नैल सिंह का केस है, याद रखिए। और बेसिक चीज़ है कि भैया रिलीजन इकोनॉमी वाला बात हो गया। 16.5 आपका रिलीजियस एक्सेप्शन है और 16.6 इकोनॉमिक एक्सेप्शन है, ठीक है। और 16.4 ये जैसे ओबीसी के लिए नहीं है। और द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इफ ए बैकवर्ड क्लास इज अंडर रिप्रेजेंटेड। ना, ये इनेबलिंग है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। 16.4 द क्लास मस्ट बी socially and educationally backward and inadequately represented in state service। ये 16.4 का कंडीशन है कि आप तभी दे सकते हैं किसी को if it is socially and educationally backward and it is inadequately represented in state service. So this is a twin condition. The Supreme Court has repeatedly clarified that Article 16.4 and 16.4a are enabling provision. They grant the state to make reservation, but no individual can claim reservation or in promotion that it is my fundamental right by the right of mandamus। 16.4 है, 16.4 भी अमेंडमेंट सब याद रखिए, बस हो गया और क्या है, ठीक है। तो डोमिसाइल वाला चीज पार्लियामेंट ही कर सकता है, ये एक नुआंस पॉइंट है, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल 341। तो आर्टिकल 341 क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं किया है एसटी एससी को, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, पहले वो कास्ट रेस ट्राइब बताएगा कि कौन एससी है ऑफ दैट स्टेट। दिस अंडर आर्टिकल 341, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बाय आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एक बार प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन पास हो जाएगा देन ओनली पार्लियामेंट कैन लॉ। तो अगर पूछेगा स्टेट लेजिस्लेचर पास रेजोल्यूशन कर सकता है, नहीं, ओनली पार्लियामेंट के पास पावर है एससी लिस्ट में चेंज करने का। Community recognized as SC in one state is automatically recognized as SC in across the तो SC list है state UT specific। A caste might be SC in Punjab and OBC in हरियाणा। तो ये बहुत ही nuance point है कि जो SC है, SC जो list है, it's not pan India।
तो स्टेट स्पेसिफिक निकलता है एससी लिस्ट। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। और द थर्ड वन इज द रिलीजन ट्रैप। द अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, only person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist can be classified as SC. Dalit, Christian, Dalit Muslim can are currently excluded, unlike ST who can belong to any religion. वहाँ चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, बाय ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड हम लोग को NCSC पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 338 में NCSC है, अगर 341 में SC है तो इन्वेस्टिगेट करने का। तो प्यूनिटी पावर क्या है? एनसीएससी के पास सिविल कोर्ट का पावर है, इट कैन नॉट क्रिमिनल कोर्ट का पावर नहीं है, ठीक है। तो एनसीएससी एंग्लो इंडियन को भी देखता है, ठीक है। 104 अमेंडमेंट में हट गया है एंग्लो इंडियन का पावर। तो आर्टिकल 330 क्या बोलता है? रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी ऑन द पॉपुलेशन रेशियो, रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा है सीट्स आर प्रोपोर्शनेटली रिजर्व्ड फॉर एससी इन राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो देयर इज नो रिजर्वेशन इन अपर हाउस, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? और ओनली एससी कैन वोट फॉर ए कैंडिडेट स्टैंडिंग फ्रॉम एससी रिजर्व्ड कम्युनिटी, तो ये फॉल्स होगा। इंडिया फॉलोज जॉइंट इलेक्टोरेट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है एससी के लिए। तो आर्टिकल 46 को कोट करना है जब भी लोग का बात हो कि स्पेशल केयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आर्टिकल 335 का बात कर देना साथ। तो जो दविंदर सिंह का जजमेंट है, दैट कैन सब क्लासीफाई द एससी। दविंदर सिंह में एससी कर सकता है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, इसमें बोला गया है कि स्टेट कैन सब क्लासीफाई एससी टू प्रोवाइड द टारगेटेड रिजर्वेशन for the most marginal, तो creamy तो the court noted that SC are not a homogeneous class and these creamy layer principles should have applied to ST SC to ensure trickle down justice, ठीक है। क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल भी अप्लाई होना चाहिए, अभी के लिए तो अप्लाई नहीं हो रहा है पर होना चाहिए बोल दिया है कोर्ट, ठीक है। जस्टिस के जी बालाकृष्णन क्या बोला है? ये वाला रिलीजन डिबेट कि whether the SC status can be granted to Dalit Christian or Dalit Muslim or not, who argued that historical trend of contiguity follows them after conversion also। तो ये वाले जस्टिस के जी बालाकृष्णन कमीशन का क्या रिपोर्ट था? टूथलेस टाइगर वर्सेस एनसीएससी, टूथलेस टाइगर वर्सेस वॉच डॉग वाला दे सकते हैं। क्वेश्चन आया है क्या? क्वेश्चन आया है कि इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ए कम्युनिटी डिक्लेयर्ड as a scheduled tribe in a state does not need to be in another state, ठीक है। whether national commission can enforce the implementation of constitution reservation for the scheduled caste in the religious minority institution। फिर लेट्स टॉक अबाउट एसटी कैटेगरी। तो एसटी और एससी में बेसिक अंतर है ना कि एससी इज लाइक रिलीजियसली, जो कि who are discriminated in the Hindu communities, but ST is about geography, autonomy and resource rights, okay। it's about तो सेम है 341 में, जैसे प्रेसिडेंट स्टेट का गवर्नर से पूछ के 341 में एससी लिस्ट बनाएगा, वैसे 342 में लिस्ट डाल देगा। बट जैसे उसमें रिलीजन के लिए ट्रैप था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इट इज़ लिंक्ड विथ प्रिमिटिवनेस, जियोग्राफिकल आइसोलेशन और डिस्टिंक्ट कल्चर, ये है इसका तरीका। और द ये भी आपका स्टेट एससी स्पेसिफिक है, ठीक है। तो एसटी एससी में आपको समझ लेना होगा 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल। तो जो आर्टिकल 244(1) है, ठीक है, अप्लाइज टू 10th शेड्यूल, ओके। और 244(2) है, तो आर्टिकल 244 गवर्निंग आपका लॉ है फॉर, जैसे आर्टिकल 244 जो 1 है वो 5th शेड्यूल के लिए है, आर्टिकल 244(2) है वो आपका 6th शेड्यूल के लिए है, ठीक है। तो 6th शेड्यूल में तो हम लोग जानते हैं AMTM है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है। और द गवर्नर हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया अंडर 5th शेड्यूल ना, प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकता है कोई एरिया शेड्यूल एरिया में। गवर्नर उसको फिर एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होगा प्रेसिडेंट को। 5th 6th शेड्यूल तो पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नर हैज़ द पावर टू डायरेक्ट द एट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो इसमें इन 5th शेड्यूल इन 6th शेड्यूल द गवर्नर मॉडिफाइज पार्लियामेंट्री लॉ। तो 6th शेड्यूल में आपको ध्यान देना होगा कि जो असम में केवल गवर्नर पार्लियामेंट्री लॉ को ये करेगा, और मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, 6th शेड्यूल में। और क्या क्या है? और इसमें आप बताइए कि जो 5th शेड्यूल है इसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बन रहा है, 6th शेड्यूल में आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन रहा है, ठीक है।
तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर हो सकता है, जिसमें 3/4 जो है उस स्टेट का एमएलए होगा। 6 शेड्यूल में आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, जिसमें 30 मेंबर हो सकता है। ठीक है। और 338 ए, तो जैसे 338 से एनसीएससी बना है, 338 ए से आपका एनसीएसटी बना है। ठीक है। ये अमेंडमेंट आया था आपका 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 का, याद रखिए 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 का याद रखिए। तो 338 2004 से बना है। तो फॉरेस्ट, तो यूपीएससी पूछेगा कि एनसीएसटी फॉरेस्ट राइट्स दे सकता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, एनसीएसटी मॉनिटर करता है सेफगार्ड्स बट द लीगल ग्रांटिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एंड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ग्राम सभा इनिशिएटिंग अथॉरिटी। ठीक है। तो फॉरेस्ट राइट्स आपका ये एनसीएसटी नहीं दे सकता है, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर आता है। तो पेसा और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को भी समझना होगा। तो पेसा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, 73rd अमेंडमेंट को फिफ्थ शेड्यूल में डायरेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं लगता है। ठीक है। तो पैसा लगता है दैट अप्लाइज टू द the the local state government principles to the fifth schedule areas। तो पेशा में क्या है कि जो ग्राम सभा है वो सुप्रीम बॉडी होगा। ठीक है। ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ऑन करता है, पावर करता है लैंड एलियनेशन, मैंडेटरी कोई भी माइनिंग लिस्ट से पहले आपको ग्राम सभा का वहाँ सुप्रीमेसी है। बेसिक आपको पेशा में ये समझना है। माइनर मिनरल्स है कि अंडर पेशा प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा रिक्वायर है। ठीक है। माइनर मिनरल्स से ये करने के लिए। ठीक है। मीन्स में आपका एसिमेट्रिक फर्टिलिज्म बोल सकते हैं, कि 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल बेसिकली एसिमेट्रिक फर्टिलिज्म दिखा रहा है। ठीक है। टू रिकॉग्नाइज दी डिस्टिंक्ट एथनिक आइडेंटिटीज। ठीक है। शेयर द सोवर्निटी एंड डी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। ठीक है। ट्राइबल पंसिल है, जवाहरलाल नेहरू ट्राइबल पंसिल का बात किया था, दैट द गाइडिंग फिलोसफी बिहाइंड द ट्राइबल डेवलपमेंट। इसमें बोले थे इंटीग्रेशन विदाउट एसिमिलेशन। तो ट्राइब्स शुड, ऐसा नहीं है कि उनको पूरा ये कर लेना है, तो इंटीग्रेट रखना है बट विदाउट एसिमिलेशन। तो ये ट्राइबल पंसिल का सिद्धांत है, अच्छा पॉइंट है। सो डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट का पैराडॉक्स है। तो द हिस्टोरिकल टेंशन इन द ट्राइबल एरियाज वो स्टेट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट होता है। पैसा लो नहीं है, पैसा इज ए फ्रेमवर्क फॉर द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, आप बोल सकते हैं ये पॉइंट को। ठीक है। और क्वेश्चन आया हुआ है, इफ ए पर्टिकुलर एरिया ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, तो क्या होगा? दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड टू द ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, पहला चीज। दूसरा है, दिस वुड क्रिएट ए लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। दिस वुड कन्वर्ट एन एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, गलत है। दिस स्टेट वुड, सच एरिया वुड बी स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोल सकते हो। तो जो लैंड एलियनेशन इज द कोर प्रिंसिपल है आपका, इसका पेशा पे भी क्वेश्चन आया है। इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत पेशा, व्हाट इज द रोल ऑफ पावर ग्राम सभा? तो ग्राम सभा के पास, हाँ, ये भी पावर है। ग्राम सभा इज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी सही है। रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस माइनिंग लाइसेंस, ये भी सही है। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज इज रिक्वायर्ड। तो पेसा एक्ट मैंडेट्स रिकमेंडेशन फॉर माइनर मिनरल्स नॉट एनी अदर मिनरल्स, सिर्फ फॉर एनी मिनरल लिखा हुआ है, माइनर मिनरल के लिए ही होगा बस। ठीक है। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी, गलत है। ए कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एसटी इन द स्टेट नीड नॉट टू बी अनदर स्टेट। तो बी, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, गवर्नर नहीं करता है। तो ए कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज एसटी नीडेड स्टेट बेसिस लिस्ट है, ये भी सही है। ठीक है, हो गया। यहाँ पे एक नुआंस आर्टिकल है, आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 में एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि आप कमीशन बना सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट दी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। 342 ए आया था, ये अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है। 201 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2018 में। तो ये एम्पावर कर रहा है प्रेसिडेंट को कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है फॉर द सेंट्रल लिस्ट, पार्लियामेंट कैन अमेंड द लिस्ट। ठीक है। तो 105 बोल रहा है कि क्रूशियल एडिशन क्या है। तो 102 में सेंटर और स्टेट सेंटर लिस्ट निकालेगा फॉर द एंड फॉर द 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू आइडेंटिफाई नोटिफाई देयर ओन एसीबीएसई फॉर द स्टेट लेवल पर्पस। क्लैरिटी होना चाहिए, जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या कर रहा है, वो प्रेसिडेंट को पावर दिया कि भैया आप सेंट्रल लिस्ट बना सकते हैं लाइक एसटी एंड एससी फॉर द ओबीसी। ठीक है, दिस इज द थिंग। अब इसके बाद 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो बोला कि स्टेट भी नोटिफाई कर सकता है।
सिंपल सा बेसिक थंब रूल समझ के रखो कि जो स्टेट सेंटर जो आपका एससी एसटी या ओबीसी का सेंट्रल लिस्ट है उसमें ये लोग ऐड नहीं कर पाएगा। जबकि जो 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है आपका 2021 में, वो बोला है कि स्टेट लिस्ट आप ओबीसी अपना मेंटेन कर सकता है। ठीक है। अब डुअल लिस्ट क्या है ओबीसी और एसटी एससी में? यही है डुअल लिस्ट की जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट होगा और स्टेट ओबीसी लिस्ट होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। ये हो सकता है, देखो ये भी है, एससी एसटी अलग अलग हो सकता है दोनों स्टेट में, बट दोनों को डिफाइन सेंटर ही करेगा, ये चीज़ था। जो एससी एसटी में पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड द कम्युनिटी फ्रॉम द स्टेट ओबीसी लिस्ट। तो ऐसा नहीं है, 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद स्टेट के पास पावर है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द क्राइटेरिया फॉर द कम्युनिटी टू बी क्लासिफाइड एज सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है, सिंपल समझ के रखो ये वाला चीज़। ठीक है। आर्टिकल 338 बी, जैसे 338 ए में एनसीएससी था, 338 बी तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही एनसीबीसी बन गया है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, क्या क्या है वो तो हम लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे, बट इसमें इसका रिकमेंडेशन बाइंडिंग तो किसी का नहीं होगा। mandated to consult तो the 105 constitutional amendment specifically exempted the state government from having to consult the NCBC for their state for their own state list। ये पॉइंट एकदम याद रखना है कि 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि अगर स्टेट लिस्ट बना रहा है तो एनसीबीसी का पूछने उछने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ना ही ये लोगों को भी पूछने का जरूरत है, ना ही पार्लियामेंट को जरूरत है एनसीएसटी एनसीएससी का वो पूछने का। ठीक है। हाँ, क्रीमी लेयर का जब भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप समझ लीजिए इंदिरा साहनी का जजमेंट को। इंदिरा साहनी का जजमेंट क्या बोल रहा है? इंदिरा साहनी का जजमेंट 15/4/16 को वैलिड कर रहा है। तो क्या बोल रहा था? क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली टू एससी एसटी ओबीसी। नहीं, क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी के लिए है। ठीक है। ठीक है। The SC has applied it to ST and SC only in the context of reservation in promotion, not direct recruitment। तो ये ला समझ लीजिए, जर्नैल सिंह का जजमेंट को समझिए। हाँ, मतलब देखिए, एम नागराज क्या बोल रहा था? एम नागराज बोल रहा है कि जो रिजर्वेशन मिलेगा, जो 16(4)(a) जो है वो क्या बोल रहा है? 16(4)(a) बोल रहा है कि भैया जो एस टी एस सी है उसको हम लोग नॉट ओनली इन अपॉइंटमेंट वाइल इन द प्रमोशन ऑल्सो वी आर डूइंग द रिजर्वेशन। तो एम नागराज आया जो 16(4)(a) को वैलिड किया और बोला भैया जो प्रमोशन मिलेगा एसटीएससी को, ठीक है, वैलिड है स्टेट को, बट क्वांटिफाइबल डेटा बताना होगा बैकवर्डनेस का और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे। ठीक है। जर्नल सिंह बोला कि जरूरत नहीं है, रिमूव द नीड ऑफ द डेटा फॉर द एसटीएससी बैकवर्डनेस, बट जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो एसटीएससी का प्रमोशन में लग गया। ठीक है। अब देवेंद्र सिंह आ गया है, ब्रॉड कर दिया है, तो वो बोला कि भैया सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है ताकि ट्रिकल डाउन हो। ठीक है। तो देखिए बेसिक क्या है, क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ओबीसी में दोनों में लगता है, रिक्रूटमेंट में भी प्रमोशन में भी। और आपका जो कैरी फॉरवर्ड रूल है एसटीएससी ओबीसी दोनों तीनों को लगेगा, ईडब्ल्यूएस को नहीं लगेगा। ठीक है। जो आपका करंट बाइंडिंग रूल है, तो एम नागराज और जर्नैल सिंह है, क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन किया था एसटीएससी के लिए स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोशन। तो 2024 का जज का इम्पैक्ट क्या होगा कि ए मेजोरिटी ऑफ द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल शुड बी एक्सटेंडेड टू एसटीएससी जनरली। तो अभी कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। तो अभी के लिए यूनियन कैबिनेट ये मेंटेन किया है कि क्रीमी लेयर जो है, ये कॉन्सेप्ट अभी एसटीएससी के रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो करंट स्टेटस समझ लीजिए, ना ही रिक्रूटमेंट में ना ही प्रमोशन में एसटीएससी में ये है। ठीक है। हाँ, क्या-क्या चीज़ है? सब कैटेगराइज़ेशन एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आप बोल सकते हैं, फेडरल फ्रिक्शन एंड रिज़ॉल्यूशन बता सकते हैं, स्टैट्यूटरी टू कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन बता सकते हैं। ठीक है। रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट बता सकते हैं। मराठा रिजर्वेशन केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर दिया था महाराष्ट्र लोग ग्रांटिंग रिजर्वेशन टू मराठा बाई 50% सीलिंग जो था इंदिरा साहनी का। ठीक है। कभी भी ईडब्ल्यूएस आए तो भैया ये सब याद हो जाना चाहिए। सबसे पहला डेटा 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, डन, टिक मारो। दूसरा आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 16(6), डन, टिक मारो। 15(6) में क्या बोल रहा है? 10% रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में
प्राइवेट, एडेड, अनएडेड, एक्सेप्ट आर्टिकल 30 सबको मिलेगा, टिक मारो। आर्टिकल 16(6) 10% रिजर्वेशन इन दी पब्लिक अपॉइंटमेंट, ठीक है, टिक मारो। अब जो 10% कोटा है, वो जो सीलिंग है 50% के, उसके ओवर एंड अबव है, टिक मारो। दूसरा, इसमें जो क्राइटेरिया है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, तो एस टी एस सी ओबीसी बार है, ठीक है। तीसरा, जैसे ओबीसी के लिए स्टेट के पास डिस्क्रिशन है, ठीक है, तो वैसे ही ईडब्ल्यूएस भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स और स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी डायरेक्टिव फ्रॉम सेंटर। स्टेट जॉब्स और स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जैसे ओबीसी में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालते हैं बाय 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें भी वैसे ही होगा। इसके बाद बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन अभी भी नहीं दिया हुआ है, ये भी टिक मारो इसको भी। 50% सीलिंग वायलेट नहीं हो रहा है, टिक मारो इसको। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं होगा, टिक मारो इसको। क्या क्या बोल सकते हो। अब जो जूरिस्प्रूडेंस है सोशल से इकोनॉमिकल चला गया है, क्यों? पहले हर कोई बस कंपेंसेटरी जस्टिस करता, आर्गुमेंट देता था कि हिस्टोरिकल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग ठीक, बट व्हेन यू इंटीग्रेट द इकोनॉमिक डेप्रिवेशन आल्सो, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रिजर्वेशन को बोलने का उनका मतलब था कि वी नीड टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट मशीनरी, बट वी नॉट एज ए पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम। बट जब आप इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रिवेंट कर रहा है, तो वहाँ पे इसको जस्टिफाई करता है, ठीक है। तीसरा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हैम्पर नहीं कर रहा है। चौथा है रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, आर्टिकल 14 के तहत। लैंडमार्क जजमेंट तुरंत कोर्ट कर देना है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस को, तुरंत, कोई नहीं। एक सिन्हो कमीशन है, इसको भी बोलना है, ठीक है। रिजर्वेशन राइट में डन डन करना है तुरंत। जब एजुकेशनल रिजर्वेशन का देश में बात करें, तो आर्टिकल 15(4), 15(5), 15(6) तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। 15(3) हो गया आपका वीमेन और चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन के लिए 16(4), 16(5), 16(4), 16(4)A, 16(4)B और 16(6) है, ठीक है। और फिर एस टी एस सी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस है प्राइमरी बेनिफिशियरी, इसमें एस टी एस सी बैकवर्ड क्लास और ई डब्ल्यू एस है, ठीक है। इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एडेड या अनएडेड, या इसमें ऑल ऑफिसेज अंडर द स्टेट, ये आपका 16 के अंदर आ जाएगा। आर्टिकल 30 एग्जेम्प्ट कर रहा है, इसमें कोई इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट नहीं है। एजुकेशन इज़ अ वन टाइम एडमिशन, और आपका इसमें आपका प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है एस टी एस सी का 16(4)A के तहत, ठीक है, बट सिर्फ एस टी एस सी का, ओबीसी का नहीं है। क्रीमी लेयर ओबीसी पे अप्लाई होगा, यहाँ पे क्रीमी लेयर आपका प्रमोशन में एस टी एस सी पे अप्लाई होगा, ठीक है। जो आपका नागराज और जर्नैल सिंह का केस है। अब गेम क्या है, 50% सीलिंग लगाया है इंदिरा साहनी 1992 का केस, कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो 10% ई डब्ल्यू एस कोटा है, वो अलग है, ठीक है। द कैचअप रूल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी, इसका मतलब क्या होता है? तो बोला जा रहा है कि इन इफ़ यू सी दी, ये इशू आया ही क्यों? जब आप देखिएगा 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 में we added 16(4)A that we will provide reservation in the promotion as well. Okay, so if a STSC candidate get promoted due to reservation, so a general candidate get promoted later, so who is senior? So because they joined similar at the same time, so how will for rectifying that only, they come up with the 85th constitutional amendment of 2001, that added in the 16(4)A that not only the we are providing reservation in promotion, we are also giving you the constitutional seniority. So this is the thing. Now article 335 is talking about that all the STSC's claims to the service post, it must balance with maintaining administrative efficiency. This is the thing. Now there is a private sector employment rep. तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो आर्टिकल 16 जो है
एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट है। सो कोई भी स्टेट लो अगर लोकल प्राइवेट सेक्टर को बोलता है तो दे आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(g। आर्टिकल 16 आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट बस इस पे अप्लाई हो रहा है, पब्लिक सेक्टर जॉब्स पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ओबीसी का प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। माइनॉरिटी जॉब क्या है, तो आर्टिकल 30 के तहत आप यू कैन नॉट क्लेम रिजर्वेशन फॉर द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कभी भी रिजर्वेशन का बात आए तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी का बात कर दो। मेरिट रिडिफाइन हुआ है, ये आपको बोलना होगा कि मेरिट जस्ट इज नॉट परफॉर्मेंस इन एन ओपन एग्जाम, it encompasses the lived experience of the marginalized community and their contribution to making एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्पैथेटिक। ये है मेरिट का रीडिफाइन किया है, ठीक है। और डेटा ड्रिवन अफर्मेटिव एक्शन कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसीज आर बैक्ड ऑन क्वांटिफाइबल डेटा, जो नागराज बोला था, ठीक है। इंदिरा साहनी नागराज दोनों में बोला गया है, बट फिर तो यही किया ना इन लोग, जो आपका ये जर्नल सिंह में चेंज कर दिया। The future of the reservation jurisprudence lies on recognizing intersecting of vulnerabilities. Dalit women face different hurdles than Dalit men, pushing the need for this subcategorization. तो subcategorization का बात उठेगा, बात सही है। तो क्वेश्चन आया हुआ है द सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन तो सही है, सिर्फ ये सी होगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैं जो वी मस्ट नो अबाउट आर्टिकल 19। पहला सबसे पहले आर्टिकल 19 को अगर समझें तो आर्टिकल 19(1)(a) में है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके। 19(2) में उसका रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, तो 8 तरीके से आप रोक सकते हैं। तो आप गेस भी कर सकते हैं, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी के आधार पे, सिक्योरिटी के आधार पे, आप फ्रेंडली फॉरेन रिलेशन खराब कीजिएगा उसके आधार पे, पब्लिक ऑर्डर के आधार पे, डिसेंसी मोरालिटी के आधार पे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पे, डिफेमेशन के आधार पे, देन ऑफेंस इंसाइटमेंट के आधार पे। So when you understand that the public order, it is added by the first constitutional amendment, but जो sovereign public order और office incitement, friendly foreign relation, ये सब आपका पहला 3 रिस्ट्रिक्शन आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही ऐड हो गया था, ठीक है। एनेक्डोट की तरह यूज कर सकते हैं इसको हम लोग, फ्रेंडली फॉरेन रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर और ऑफेंस इंसाइटमेंट। और जो 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो सोवर्निटी इंटीग्रिटी तीन जगह 19(1)(a) में भी, 19(1)(b) में भी और 19(1)(c) में भी ऐड किया था, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है 19(1)(a) को लेके, व्हेन वी टॉक राइट टू इंफॉर्मेशन, तो वो आपका एक्सप्रेशन का हिस्सा है, तो वो 19(1)(a) के तहत ही है। व्हेन वी से कि आपका यू हैव ए राइट टू रिमेन साइलेंट, तो नेशनल एंथम केस है वहाँ से। यू हैव ए, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो भी 19(1)(a) के तहत आ जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट राइट टू इंटरनेट, अनुराधा बस इन केस, सो यू हैव 19(1)(a), ओके। 19(1)(b) में यू हैव द पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, तो इसमें भी आपका पब्लिक ऑर्डर और सोवर्निटी इंटीग्रिटी के तहत है। तो जो सोवर्निटी इंटीग्रिटी हर जगह 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा है 1963 से। तो पीसफुल असेंबली विथ आर्म्स, इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव द राइट टू स्ट्राइक, ओके। It includes you have the right to peaceful protest. So right to peaceful protest is a fundamental right protected, but right to strike is under the Industrial Dispute Act. It is a legal right. Okay. तो सेडिशन ओनली स्पीच इंसाइट्स वायलेंस, तो बीएनएस में आपको सेडिशन का ये नहीं है, बट आपको ये देना होगा कि सेडिशन तभी होगा जब ये कोई वायलेंस इंसाइट करे। 19(3) है यू हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव जुड़ा है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से, ठीक है। सोवर्निटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ठीक है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन है यू हैव राइट नॉट टू ज्वाइन, इफ यू हैव द राइट टू मेक एसोसिएशन यू हैव राइट नॉट टू ज्वाइन है, ठीक है। बट इसमें है कि जरूरी नहीं है कि आप बनाए हैं एसोसिएशन तो आपका स्टेट रिकॉग्नाइज भी करेगा, ये भी है। 19(1)(d) 19(1)(e) को साथ में समझिए। पहला है कि आप फ्रीली मूव करने का और कहीं भी सेटल होने का राइट है आपके पास, तो ये जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में और एस टी के एस टी पब्लिक के इंटरेस्ट में आपका रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अ, तो आपका अरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट, प्रिवेंटिव डिटेंशन सब पॉसिबल है, दे विल नॉट हैम्पर द 19(1)(d) 19(1)(e), ठीक है। तो पीओटीवी है आपका, तो ये आपका जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में है। नेशनलाइजेशन जो पॉइंट है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही जुड़ गया था, और प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन
के आधार पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट आपका 2 ही जगह है, 491 डी ई में लिखा हुआ है और आपका पीओटीबी में लिखा हुआ है। सो वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स। तो नुआंसेस है कि ये केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, लीगल कंपनीज को अवेलेबल नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन में है, ठीक है। आर्टिकल 358 का नुआंस समझ में लो कि आर्टिकल 358 स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 के सस्पेंशन पे ही है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, तो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आर्म्ड रिबेलियन होगा तो आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, एकदम याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। और राइट टू स्ट्राइक है, राइट टू साइलेंस है, स्टेट वर्सेस प्राइवेट, तो आर्टिकल 19 कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। तो अब हम लोग अभी पढ़े हैं लेटेस्ट की जो कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी। तो आप ये सब बहुत ही नुआंस पॉइंट है, हमेशा लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट हमेशा होना चाहिए आर्टिकल 19 को कंसीडर करने के लिए। चिलिंग इफेक्ट का डॉक्ट्रिन है। चिलिंग इफेक्ट बोला जा रहा है कि कुछ एकदम एक्सट्रीम लॉ है जो कि आपका आर्टिकल 19 को कंस्ट्रेन करता है, जैसे 66 ए था आईटी एक्ट का, तो वो सब आपका इसमें नहीं आएगा। सो द मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, तो अगर आप देखा जाए तो आर्टिकल 19(1)(a इज फाउंडेशनल टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो फ्री फ्लो ऑफ आइडिया होना चाहिए, तो वो उससे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच से ही आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है 19(1)(d और आपका 19(1)(g से, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, सेटल मूव कर सकते हैं। आप किस कौशल किशोर वाले को याद रखिए कि 19 और 21 जो है आप अगेंस्ट दी स्टेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। राइट टू इंटरनेट अगर आप बात करें, अनुराधा भसीन लिख दीजिएगा, श्रेया सिंघल लिख दीजिएगा, ये सब है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल 21 क्रक्स क्या है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट दी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सिंपल है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ही आपका आर्टिकल 21 को हम लोग छीनेंगे। टारगेट ऑडियंस सभी है, आर्टिकल 21 सभी को है, सिटीजन्स को है, फॉरेनर्स को है, इवन कॉर्पोरेशंस को है, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 14 था। तो इमरजेंसी शील्ड आपको याद रखिए अंडर आर्टिकल 359, जैसे 358 आर्टिकल 19 के लिए है, तो 359 में है कि जो आर्टिकल 21 है कभी सस्पेंड नहीं होगा इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो दो कोर कंपोनेंट है, द राइट टू लाइफ, नॉट जस्ट मियर एनिमल एग्जिस्टेंस बट राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड थिंग इज पर्सनल लिबर्टी। सो राइट टू लाइफ में है राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी एंड देयर इज अ राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी क्या है, जहाँ यू हैव टू वाइड वैरायटी ऑफ राइट्स दैट गो टू मेक अप द पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए मैन, ठीक है। अब इसमें हम लोग को समझना है दैट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ड्यू प्रोसेस का है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं बोलता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बोलता है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये कहाँ से लिए हैं हम लोग, जापान से लिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, इफेक्टिवली इंट्रोड्यूसिंग द अमेरिकन ड्यू प्रोसेस फॉर इंडियन jurisprudence विदाउट रीराइटिंग द टेक्स्ट। मतलब बेसिक ये कहना चाह रहा है कि हम लोग में लिखे थे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बट मेनका गांधी का केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि जो प्रोसीजर होना चाहिए वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। तो अगर जहां ये बात बोल दिया तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बन गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ट्रैप क्या है, फिर तीसरा ट्रैप है कि द राइट टू लाइफ इज एब्सोल्यूट एंड स्टेट कैन नेवर टेक पर्सनस लाइफ। नहीं, स्टेट कैन टेक लाइफ, कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है या आपका लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, बट बाय प्रोसीजर established by law। ट्रेवल क्या है, द राइट टू मूव फ्रीली इनसाइड इंडिया एंड ट्रेवल अपलोड बोथ फॉल अंडर आर्टिकल 19। तो राइट आर्टिकल 9 इंटरनल मूवमेंट जो है आर्टिकल 19(1)(d के तहत है। ट्रेवलिंग अब्रोड जो है फॉल स्ट्रिक्टली अंडर आर्टिकल 21। उसके बाद द फर्स्ट थिंग इज द लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन। तो आर्टिकल 21 को हम लोग बोलेंगे एज अम्ब्रेला राइट, कि इसमें बहुत चीज़ ऐड होते जा रहा है, जैसे कि आप देखिएगा राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू स्लीप, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू इंटरनेट। अगर आप कोई भी मतलब एक्स्ट्रा अल्टर पटर राइट है तो आप सीधे आर्टिकल 21 कोट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू प्रोसेस का रिवोल्यूशन क्या है, द शिफ्ट फ्रॉम नेरो टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग था जो ए के गोपालन का केस से सब्सटेंटिव रीडिंग में चला गया जो मेनका गांधी में था, ठीक है। A law depriving liberty cannot be arbitrary, it must pass the test of reasonability, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट का बात कीजिए, ठीक है।
मतलब ओरिजिनली ये नेगेटिव जंक्शन के साथ था, ठीक है, बट अब पॉजिटिव ड्यूटी में इवॉल्व हो गया है, ठीक है, कि स्टेट अब ऑब्लिगेटेड है कि वो आपको डिग्निफाइड लाइफ के कंडीशन दें, जैसे कि अगर हम राइट टू फूड बोले हैं, राइट टू लाइवलीहुड बोले हैं, राइट टू फ्री लीगल एड बोले हैं, ठीक है, 14, 19, 21 का एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है, ठीक है, एक लॉ जो कि डिप्राइविंग ए पर्सन ऑफ लाइफ और लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 मस्ट ऑल्सो बी नॉन आर्बिट्ररी, ठीक है, एंड मस्ट नॉट अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम, मतलब कि अगर कोई लॉ आपका, मतलब अगर अगर आर्टिकल 21 ले रहे हैं तो हम आपका 14 और 19 भी चेक करेंगे, ठीक है। पुट्टा स्वामी जजमेंट है जो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में बोल रहा है। कॉमन केस जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अभी अपडेट हुआ है कि राइट टू डाई है, मीन्स पेसिव यूथनेसिया को लीगलाइज कर दिया है, दैट और जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वेल है वो अंडर आर्टिकल 21 आ रहा है, ठीक है, मतलब आप एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दे सकते हैं, ठीक है, पेसिव यूथनेसिया लीगल है, ठीक है। राइट टू डाई विथ डिग्निटी, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। नवतेज जौहर में आपका होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया कि सेक्सुअल ऑटोनॉमी जो है कोर चीज है आपका लिबर्टी और डिग्निटी का, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड एज ए इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्ट। तो क्या बोल रहा है, आर्टिकल 21 इज फ्रीडम, आर्टिकल 21 के तहत आ रहा है राइट टू प्राइवेसी, सीधे क्वेश्चन आया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनेमिज्म, ठीक है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेड ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ठीक है, इलुस्ट्रेट विद स्पेशल रेफरेंस द एक्सपेंडिंग ओरिजिन्स ऑफ द राइट टू लाइफ, मतलब राइट टू लाइफ कैसे कैसे चेंज हो रहा है ये बताना, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट राइट टू एजुकेशन, सिंपली याद रखिए ये क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, इन सच ए मैनर स्टेट बाय लॉ डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो ये कौन से अमेंडमेंट से आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से आया था। हाँ, आर्टिकल 21 ए किससे आया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से आया है। क्या क्या जुड़ा है इसमें, आर्टिकल 21 ए जुड़ा है, आर्टिकल 45 को चेंज किया है, और 51 ए, तीन चीज जुड़ा है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। क्योंकि इन सच ए मैनर लॉ स्टेट में लॉ एंड डिटरमाइन, तो आपको आरटी एक्ट आया है, तो आपका आर्टिकल 21 ए तो 2002 में ही आया था, बट जो आपका आरटी एक्ट है वो आपका 2009 में आया है, समझे, मतलब लगभग 7 साल बाद आया, ठीक है। सबसे पहले 86 कमिश्नर डिड नॉट जस्ट आर्टिकल 21 है, क्या क्या चेंज किया है, आर्टिकल 21 ए में 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, आर्टिकल 45 में चेंज किया है कि स्टेट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए करेगा, तो आर्टिकल 45 में क्या चेंज किया है कि 0 से 6, मतलब स्टेट विल ट्राई टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड हो गया है कि पेरेंट्स और गार्डियंस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे बिटवीन 6 to 14, ठीक है। 25% मैंडेट क्या है, तो आरटी एक्ट जो है मैंडेट कर रहा है कि सारे प्राइवेट अनएडेड स्कूल को मस्ट रिजर्व, तो आरटी एक्ट के तहत ही आपका 25% रिजर्वेशन है, जो हम लोग पढ़े थे अंडर आर्टिकल 15(5), 15(6) जो भी है, ठीक है, 15(5), 15(6), ठीक है, फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है। एज ब्रैकेट क्या है, आर्टिकल 21 ए गारंटीज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 14, नहीं, तो अब आर्टिकल 21 6 से 14 साल के लिए है, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन नहीं था, डीपीएसपी में था, ठीक है, 2002 में ऐड हुआ है। 25% रिजर्वेशन आरटी एक्ट के तहत आया है, ठीक है। प्रमिति एजुकेशनल ट्रस्ट जो अलग केस है कि जो आरटी एक्ट है ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 21 ए एलिमेंट्री एजुकेशन का बात करता है 6 से 14 साल, हायर एजुकेशन का बात नहीं करता। तो रिटोरिक से रियलिटी है कि जहाँ ये नॉन जस्टिसेबल था उसको अब जस्टिसेबल कर दिया गया है, कि इसका मतलब क्या है कि स्टेट एक्नॉलेज कर रहा है कि ह्यूमन कैपिटल इज इम्पॉसिबल विदाउट मेकिंग बेसिक एजुकेशन ए लीगली इन्फोर्सिबल राइट, ठीक है। क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटी पैराडॉक्स है कि आरटी अचीव सक्सेस किया है, एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, बट एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन जो रिपोर्ट है वो जो लर्निंग आउटकम्स में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। नो डिटेंशन एवोल्यूशन, तो आरटीआई जो है नो स्ट्रिक्ट नो डिटेंशन पॉलिसी है, मतलब दिस वाज अमेंडेड इन 2019 टू होल्ड रेगुलर एग्जामिनेशन इन क्लास 5 and 8 if they fail retest, बैलेंसिंग साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्लस विद अकाउंटिंग एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी। तो ये नो डिटेंशन का इवोल्यूशन हुआ है, 2019 मोमेंट हुआ है। पहले था कि 8 क्लास तक बच्चे को फेल नहीं करना है, अब 5 और 8 क्लास में फेल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, as per the RT Act
to be eligible for the appointment as a teacher in the state, a person would be required to possess minimum qualification laid by the concerned state council of teacher education. ठीक है, आरटी एक्ट, तो एलिमेंट्री स्कूल का टीचर के लिए सेकंड है आपका as per the RT Act, the teaching primary classes a candidate is required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education. In India, more than 90% of the teacher education are directly under the state government. तो टीचर अंडर आरटी आपको जो एलिमेंट्री एजुकेशन में है वो उसका जो क्वालिफिकेशन है वो सेंट्रल एकेडमिक अथॉरिटी डिसाइड करता है, एनसीटी, स्टेट काउंसिल नहीं करता है। स्टेटमेंट थ्री गलत है क्योंकि वास्ट मेजोरिटी ऑफ एजुकेशन जो है पूरा है कि 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन है डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट टीचर भी बहुत है। ठीक है, तो बेसिक याद रखना है कि जो आरटीई का प्रोविज़न है, ये बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन बॉडी, आप इसी को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द आरटीई एक्ट। तो आरटीई एक्ट में कुछ कुछ चीज़ है। तो पहला है, आरटीई एक्ट में हम लोग को समझना है कि देयर इज़ ए 25% मैंडेट है कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल में या कोई भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल में एटलीस्ट 25% एंट्री लेवल, क्योंकि 6 से 14 वाले पे है, तो आपका वीकर या डिसएडवांटेज सेक्शन से आपको रिजर्व करना होगा। तो एक्ट मैंडेट करता है कि एक दूसरा चीज़ है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बने। ठीक है, इन ऑल गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल। ओके, ठीक है, और इसमें 75% इसका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 75% पेरेंट का हो और उसमें भी 50% विमेन हो। ठीक है, तीसरा है कि भैया जो फिजिकल और फाइनेंस बैरियर प्रोहिबिट करता है, ठीक है, कि कोई भी चिल्ड्रन और पेरेंट का ये नहीं होगा, जीरो स्क्रीनिंग या जो भी आप बोलिए कैपिटेशन, पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा। देयर इज ए नो डिटेंशन अमेंडमेंट। तो नो डिटेंशन पे अमेंड किया गया है कि पहले था कि भैया 8 क्लास तक अमेंड ये फेल नहीं करना है, बट अब 5 और 8 में फेल कर सकता है। ठीक है, फिर एज और डिसेबिलिटी पे है, तो आरटी एक्ट आपका 6 से 14 साल का बच्चा के लिए है। ठीक है, द चिल्ड्रन विथ जो आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसको राइट टू एजुकेशन 6 से 18 कर दिया गया है। ठीक है, माइनॉरिटी स्कूल्स पे आरटी नहीं लगेगा, ये प्रमितियल स्केल्स में हम लोग पता चल गया है। तो सेकेंडरी तक नहीं है, एलिमेंट्री तक ही है। ठीक है, दूसरा आरटी रूल्स है, तो आरटी रूल्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। प्राइमरी में 30 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, अपर प्राइमरी पे 35 पे एक होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए और अपर प्राइमरी स्कूल 3 किलोमीटर। तो अपर प्राइमरी 6 से 8 को बोलते हैं और प्राइमरी स्कूल 1 से 5 को बोलते हैं। ठीक है, 200 वर्किंग डे होना चाहिए प्राइमरी में, 220 अपर प्राइमरी में। टीचर का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए बाय द एकेडमिक अथॉरिटी, एनसीटीई के गाइडलाइन। और पीएम पोषण जो है, ये आपका मिड डे मील स्कीम जो हिस्टोरिकल था उसको चेंज कर दिया है। तो इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोवाइड, क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो उसमें एक वन टाइम हॉट कुक्ड मील दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, पीएम पोषण में आपको सारे चाइल्ड क्लास 1 से 8 तक मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिक जो ये हॉट कुक मिल वाला बात है, ऐसे तो ये आरटी के तहत है तो आपका क्लास 1 to 8 तो कोई भी सिंपल सोचेगा, बट ये प्री प्राइमरी बच्चों के लिए भी है कि वन टाइम हॉट कुक्ड मील आपको मिलेगा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। ठीक है, बाल वाटिका के। तिथि भोजन, तिथि भोजन क्या होता है कि जहाँ पीपल प्रोवाइड स्पेशल फूड्स टू चिल्ड्रन ऑन द स्पेशल ओकेजन, मीन्स इट सप्लीमेंट्स बट नॉट रिप्लेस द रेगुलर पीएम पोषण स्कीम। तिथि भोजन हो गया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया, स्कूल में न्यूट्रिशन गार्डन बनाया जाएगा, सोशल ऑडिट होगा। ठीक है, वोकल फॉर लोकल मतलब लोकली सोर्स्ड फूड लिया जाएगा, मिलेट्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स जैसे एडिशनल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होगा उस पर फोकस किया जाएगा। प्रोविजन ऑफ मील्स फॉर फूड सिक्योरिटी अलाउंस ड्यूरिंग द स्कूल क्लोजर अगर होगा तो मील्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, एक मार्क सर्टिफाइड फूड या मील्स मस्ट बी टेस्टेड बाय टीचर बिफोर सर्विंग। ठीक है, ये सब चीज़ होना चाहिए। नोडल मिनिस्ट्री आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही संभालता है पीएम पोषण। सो देर इज ए डीबीटी ट्रैप, द स्कीम, इसमें अगर नहीं दिया जाए तो आपको ट्रांसफर भी किया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इनपुट हेवी वर्सेस आउटकम डेफिसिट। तो आरटी फ्रेमवर्क सक्सेसफुल हुआ है फॉर फिजिकल इनपुट्स, बट आउटपुट उतना अच्छा नहीं दे पा रहा है, एट द हिडन हंगर है। तो एजुकेशन रिटेंशन टूल नहीं है ये, हिडन हंगर को
ख़त्म करने के लिए पीएम पोषण का बोलिएगा तो आप, दैट इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। सोशल इंजीनियरिंग एट द डाइनिंग ट्रू, तो पीएम पोषण एक पावरफुल सोशल इक्विटी के लिए है कि सारे कास्ट रिलीजन साथ में बैठ के मील खाएंगे तो सोशोलॉजिकल बैरियर टूटेगा। तो आर्टिकल 17 से लिंक कर सकते हैं आप इसको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो ये फोकस शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम आरटी रिजिड इनपुट नॉर्म्स टू आउटकम बेस्ड लर्निंग, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये बाल वाटिका सिस्टम, ये सब है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो क्या क्या क्वेश्चन आया है? Which of the following can be said to essentially part of inclusive governance? Permitting the non-banking financial companies to do banking. Effective district planning committee, और ये सही है। Increasing the government spending on public health, सही है। Strengthening the mid-day meal scheme, सही है। 2, 3, 4 सही है। Permitting the non-banking NBFC to do banking, तो इससे inclusive क्या होगा? NBFC तो ऐसे भी प्रॉफिट कमा ही रहा, ठीक है। It includes marginalized by providing nutritional security neighbors and educational security. तो लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। तो 21 बोल रहा है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो रूल। सो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ है कि मतलब आप एक ही क्राइम के लिए दो बार यू कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द एक्ट दैट वाज नॉट क्राइम एट द टाइम यू कमिटेड इट। ओके। आर्टिकल 20 में तीन चीज़ है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो रूल। एक्स पोस्ट फैक्टो होता है कि आपको उसी के लिए कन्विक्ट किया जाता है, आप जब क्राइम किए उस समय वो क्राइम नहीं था तो आपको नहीं मिलेगा सज़ा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि आपको सज़ा जितना आपको सज़ा दे सकता है उतना ही दे सकता है, उससे ज़्यादा पेनल्टी आपको नहीं मिल सकता। सेकंड है डबल जियो पार्टी। डबल जियो पार्टी होता है कि कोई भी पर्सन एक ही क्राइम के लिए दो बार प्रोसिक्यूट नहीं हो जा सकता है, ठीक है। या तीसरा है आपका नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन है कि आपको खुद के लिए विटनेस नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 359 का नुआंस समझ लो कि 2021 दोनों ही सस्पेंड नहीं होगा। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है, सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए है, ठीक है। जो ये रेट्रोस्पेक्टिव वाला है ओनली फॉर क्रिमिनल लॉ, ये बात समझ लो। सिविल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव लग सकता है, ठीक है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो रूल हो गया। कंपल्सन के सेल्फ इंक्रिमिनेशन, देयर मस्ट बी एन एक्यूज्ड, देयर मस्ट बी कंपल्सन, इट मस्ट गिव एविडेंस अगेंस्ट वन सेल्फ, कंपल्सन के वियट। डिपार्टमेंटल एक्शन में अगर आप देखा जाए तो पहला है कि डबल जियो पार्टी बोलता है कि एक ही क्राइम के लिए आपको दो बार कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब दो बार सजा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। ये अगर इफ कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, बट ऐसा नहीं है। बट डबल जियो पार्टी ओनली अप्लाइज टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज आर, वो एक ही आपको दो बार कांड किए हैं एक ही दिन में तो आपको सजा मिल सकता है। डीएनए थंबप्रिंट जो है, किसी को अगर आप अपना ब्लड सैंपल या थंब, आर्टिकल 23 को, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि फिजिकल एविडेंस देना डज नॉट अमाउंट टू बीइंग विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ, इट ओनली प्रोटेक्ट्स और कंपेल ओरल और रिटन टेस्टिमनी। ये चीज़ याद रखना है। डीएनए थंबप्रिंट अगर लेना है तो वो आर्टिकल 23 को वायलेट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ अंडर आर्टिकल 22, so article 22 is talking about अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन से प्रोटेक्शन। तो आर्टिकल 22 का पहला जो पार्ट है वो प्यूनिटिव डिटेंशन का बात कर रहा है। डिटेंशन टू पनिश ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन। प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया कि विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन आपको हम डिटेन कर लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन दैट यू माइट कमिट ए क्राइम, पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट करोगे। तो कुछ कुछ समझ लीजिए, अगर हम आपको प्यूनिटिव अरेस्ट करते हैं, ठीक है, अगर अरेस्ट करते हैं तो क्या-क्या चीज़ सबको पता होना चाहिए। आपको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या होना चाहिए, लीगल काउंसिल आपको मिलेगा, ठीक है, और 24 घंटा के विदिन आपको मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं कि आपको लीगल काउंसिल देना होगा, राइट टू इन्फॉर्म, और लीगल काउंसिल के अंदर, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है, जो पर्सन है वो डिटेन हो सकता है फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ, मैक्सिमम डिटेंशन आप किसी को कर सकते हैं। अगर 3 मंथ से ज़्यादा रखते हैं तो आपको एक एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेना होगा दैट कि उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं। एकदम याद रखना है, 44th अमेंडमेंट घटाने की कोशिश किया था बट वो घटा नहीं है, अभी भी मैक्सिमम आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को 3 महीना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 3 महीना तक ही आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेन कर सकते हैं, एनिमी एलियन को नहीं है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन से बचने का इसमें भी आपको राइट टू इन्फॉर्म मिलेगा, बट आपको अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया गया तो काउंसिल देने की ज़रूरत नहीं है, बट आप डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो जो प्यूनिटिव डिटेंशन वाला है वो सबको अवेलेबल है, ठीक है ना। और अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया तो एनिमी एलियन को ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, सबके पास नहीं है प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला। क्या है, द राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो ये केवल प्यूनिटिव सेफ गार्ड है, एनिमी एलियन को और प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को नहीं है ये एनिमी एलियन वाला, ठीक है। मतलब जो ये मजिस्ट्रेट वाला जो रूल है, दैट इज द प्यूनिटिव अरेस्ट, तो वो प्रोटेक्शन प्यूनिटिव प्रोटेक्शन है, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कैद किया गया है या आप एनिमी एलियन है तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ, तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है फॉर पब्लिक ऑर्डर एंड सप्लाईज, ठीक है। स्टेट लेवल गुंडा एक्ट सब है, ठीक है। अब बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो फाउंडेशन प्रिंसिपल क्या है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, जो कि आर्टिकल 21 से डिराइव हो रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट की लोअर कोर्ट को जो बेल डिनाई कर रहा है, इवन अंडर द स्ट्रिंजेंट लॉ पीएमएलए एंड यूएपीए, इफ ट्रायल्स आर एक्सेसिवली, अगर ट्रायल बहुत डिले कर रहा है तो आप उसको बेल दीजिए, ओके। तो बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, ओके। नेसेसरी है बेल। तो इंडिया बहुत ही ऐसा कम डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें अभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन है पीस टाइम के दौरान, ठीक है। तो इट जस्टिफाइड ए नेसेसरी बिल टू कॉम्बैट टेररिज्म, इंसर्जेंसी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। बट स्ट्रिक्ट जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट टायरनी ना बने, ये चीज़ ध्यान दो। और उसके बाद रिफॉर्मेटिव और रेट्रिब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात करेंगे, कि जो बीएनएस है वो शिफ्ट किया है पेपर पे एटलीस्ट, जो रिफॉर्मेटिव जस्टिस में शिफ्ट करना है कि अगर हम आपको कम्युनिटी सर्विस देंगे एज ए फॉर्मल पनिशमेंट फॉर पेटी क्राइम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द रेट्रिब्यूटिव जस्टिस। सो पुलिस एज ए जुडिशियल कस्टडी, तो पुलिस कस्टडी में क्या है, द एक्यूज इन पुलिस स्टेशन लॉकअप एंड पुलिस कैन डायरेक्टली इंट्रोगेट देम। जुडिशियल कस्टडी में क्या है, जो ये होगा अक्यूज होगा वो सेंट्रल जेल में होगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट के परव्यू में, और पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो सेल्वी वर्सेस कर्नाटक का केस याद रखिए, ये लैंडमार्क जजमेंट है अंडर आर्टिकल 23 या 21, ठीक है। तो 23 केस अगेंस्ट सेल्फ, 23 सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला केस है, और 21 की इनवॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्को एनालिसिस, ये सब जो पॉलीग्राफ टेस्ट वायलेट करता है the right against self-incrimination. They can only be conducted with informed consent, and even then, result are not admissible as direct evidence. तो सेल्वी वाला केस तो हमेशा दूसरा है बीएनएसएस ओवरऑल हुआ, तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें पुलिस कस्टडी का रूल चेंज हो गया। पहला है कि पहले पुलिस कस्टडी 15 दिन कैन बी ओनली बी साउट इन द फर्स्ट 15 डे ऑफ अरेस्ट। नाउ पुलिस कैन सीक कस्टडी अप टू 15 डेज इन पार्ट्स स्प्रेड ओवर first 40 or 60 days of attention. Critics argue that this might increase the risk of police overreach and violate the spirit of Article 22. इसका मतलब है कि अगर हम आपको प्यूनिटिव डिटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर दो तरीका है, या तो आपको हम पुलिस कस्टडी में ले या जुडिशियल कस्टडी में ले, बेसिक सबसे जुडिशियल कस्टडी में जाता है। जुडिशियल कस्टडी में भी आपको पुलिस कस्टडी में तो आना ही होगा, पुलिस इंट्रोगेट कैसे करेगा। तो पहले था कि पुलिस अगर 15 दिन आपको पुलिस इंट्रोगेट कर सकता है इन द अर्ली पीरियड ऑफ द डिटेंशन, ठीक है। बट अब है कि आपको 15 दिन लगातार कर सकता है डिटेन, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 में क्या है, आर्टिकल 23 एक्चुअली प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। नाउ आर्टिकल 23 आपको प्रोटेक्ट करेगा इंडिविजुअल्स फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर इन ऑल फॉर्म्स। आर्टिकल 23(1) क्या बोल रहा है, कि आपको हम प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार और अदर टाइप ऑफ फोर्स्ड लेबर, एनी कॉन्ट्रोवेंशन अकॉर्डेंस विथ लॉ आपको सजा मिलेगा। 23(2) उसका एक्सेप्शन है कि अगर स्टेट कंपलसरी सर्विस पब्लिक पर्पस के लिए करे तो कर सकता है, बट उसमें रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है। देखो जेंडर नहीं है, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले है कि दोनों के लिए है, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन दोनों। तो 15(2) आर्टिकल 17 राइट्स यू अगेंस्ट द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। हाँ, तो प्राइवेट से भी बचाएगा और स्टेट से भी बचाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव बैकिंग है, आर्टिकल 23(1) इज नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी रिगार्डिंग पनिशमेंट्स, पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड लॉ टू एनफोर्स इट। तो क्या क्या लॉ है इसमें, दो लॉ है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट और बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट, ठीक है। अब मिनिमम वेज का क्या ट्रैप है कि
क्या बोला जा रहा है कि वर्किंग फॉर लेस देन स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज डज नॉट कंस्टिट्यूट फोर्स्ड लेबर अंडर आर्टिकल 23 वर्कर एग्रीज टू इट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला है कि इकोनॉमिक कंपल्सन फोर्सिंग ए पर्सन टू वर्क लेस देन मिनिमम वेज इज फोर्स्ड लेबर। ठीक है, मतलब आप किसी को अगर मिनिमम वेज से कम दे रहे हैं तो आप फोर्स्ड लेबर करा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हंगर और पॉवर्टी जो है फोर्स है। ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा है कि आप इसमें सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ है, मतलब कि जो मिलिट्री सर्विस है केवल मेन को इम्पोज किया जा सकता है विदाउट वायलेटिंग आर्टिकल 23। ठीक है, बिकॉज सेक्स इज नॉट लिस्टेड एज ए प्रोहिबिटेड ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कंपलसरी सर्विस में कराया जा सकता है। ठीक है, अब वो पूछ सकता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ये बेगार, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स ये सबको एक्सप्लेन किया है क्या? नहीं, ये सब अनटचेबिलिटी, माइनॉरिटी ये सब भी डिफाइन नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक कंपल्सन एज फोर्स। तो जो पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट फोर्स को इसमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स को एक्सपेंड किया। ठीक है, कि क्या है फोर्स? फोर्स क्या कि अब आपका माथा में बंदूक रख के काम कराया जाएगा? नहीं। अगर आपको सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन कराया जा रहा है, हंगर है, पॉवर्टी है, जो आपके सिवा कोई चॉइस आपको नहीं छोड़ रहा है कि आपको कम करना होगा, तो वो भी आपका फोर्स लेबर में आएगा। जो फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि आपका जो बेगार कराता था, मतलब बिना फोर्स्ड वर्क विदाउट पे, तो फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर था, तो इसको तोड़ेगा कि जहाँ लैंडलेस टेनेंट्स वेर फोर्स्ड टू रेंडर फ्री सर्विसेज। ठीक है, फ्यूडलिज्म माइंडसेट को। मॉडर्न डे स्लेवरी को, जैसे एक्सप्लोटेशन ऑफ गिग वर्कर, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन, तो इस सब कंटेम्प्रेरी इशू को भी संभालता है। तो ब्रोडर तो ट्रैफिक, अगर जहाँ हम लोग ये लोग बोला ना ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, तो फोर्स्ड लेबर हो गया, पीयूडीआर केस कोट करोगे, बेगार कोट करोगे, बेगार हो गया, फ्यूडल माइंडसेट को कोट करोगे, एंड देन इज द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स तो मॉडर्न डे स्लेवरी को तुम कि कोई गिग वर्कर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन में, ये सब लिखना होगा पॉइंट ना। अच्छा, ऐसा पॉइंट सब आर्टिकल 23 को ऑपरेशनल करो तुम आर्टिकल 39E और 39F के साथ, कि जो स्टेट को इंश्योर करता है कि health and strength of workers are not abused and the citizens are not forced by economic necessity to enter a vocation unsuited to their health strength। तो 39E 39F के साथ आप डालिए कि भैया ये जो स्टेट को डायरेक्ट करेगा कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स जो है आ, वो उसके साथ अब्यूज ना हो। ठीक है, पीवाईक्यू भी आया हुआ है। व्हाट आर द फॉलोइंग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 का बात हो रहा है, ट्रैफिक इन ह्यूमन में ये तो है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 17 में नहीं आता है, तो एंड फैक्ट्रीज एंड माइंस 1 और 4 होगा, ये होगा आंसर। आर्टिकल 24 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 24 बोल रहा है कि कोई भी चाइल्ड जो है 14 साल से कम है, वो आ, कोई भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगा, बेसिक रख सही है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ है कि चाइल्ड किसको माना जाएगा। तो चाइल्ड, क्या सारे चाइल्ड को बैन है? तो 0 से 14 में सारे चाइल्ड को बैन है, बस अगर वो फैमिली इंटरप्राइज या ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसमें भी स्कूल आवर्स और वेकेशंस में काम करना होगा, स्कूल आवर्स के बाद। ठीक है, अब एक एडोलसेंट कैटेगरी आया है 14 से 18। तो 14 से 18 वाला जो कैटेगरी है, ये इसको अलाउ किया जाएगा नॉन हजार्डस ऑक्यूपेशन में, बट इनको प्रोहिबिट किया जाएगा एक्सप्लोसिव हजार्डस ऑक्यूपेशन में, लाइक। ठीक है, तो ये नया कैटेगरी है एडोलसेंट कैटेगरी जो है, तो इसको पहले तो 14 से नीचे वाला को सब जगह मना है, 14 से 18 वाला को सब जगह हाँ है, बट लाइक इफ यू कैन नॉट डू वर्क इन दी हजार्डस ऑक्यूपेशन। आर्टिकल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ऑल टाइप्स ऑफ वर्क विदाउट एनी एक्सेप्शन, नहीं एक्सेप्शन तो है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो लिंक्स द डेफिनेशन ऑफ हजार्डस प्रोसेस टू फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। हजार्डस क्या है? हजार्डस ये आपका फैक्ट्रीज एक्ट से आ रहा है। ठीक है, हजार्डस का डेफिनेशन फैक्ट्रीज एक्ट से आ रहा है, और जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986 का, उसमें ये 14 से 18 वाला कंडीशन ऐड हो गया है। ठीक है, तो कैच 22 ऑफ पॉवर्टी, कैच 22 ऑफ पॉवर्टी क्या है? जो चाइल्ड लेबर है वो कंसिक्वेंस है और कॉज है पॉवर्टी का। ठीक है, अगर आप किसी चाइल्ड को फोर्स कर दीजिएगा, तो चीप अनस्किल्ड जो लेबर है वो बढ़ेगा, जो एडल्ट वेज है वो घटेगा,
और उसके इंटर्न क्या होगा कि ज़्यादा फैमिली को फिर अपने चिल्ड्रन को वर्क को भेजना होगा। तो आर्टिकल 24 जो है ये विशियस साइकिल है, इसको समझिए, विशियस साइकिल में फंसा देगा। इसको आप 39 ई और 39 एफ के साथ समझिए हमेशा। आर्टिकल 21 ए के ट्रायड के साथ समझिए कि 21 ए भी हैम्पर हो रहा है। 39 ई 39 एफ की किसी भी स्टेट इंश्योर करे कि हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर अब्यूज ना हो, ठीक है। कोई भी ऐसा बंदा किसी भी ऐसा एवोकेशंस में ना जाए जो कि उसके एज और इसके हिसाब से मतलब कैपेबिलिटीज के हिसाब से कम हो। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड टू डिजास्टर बन जाएगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ही इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड डिफाई है। तो चाइल्ड लेबर जो होगा वो कॉग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट को स्टंट कर देता है। तो ये जो डेमोग्राफिक एसेट है वो लिएबिलिटी बन जाएगा, ठीक है, अगर उसका कॉग्निटिव और फिजिकल एबिलिटी स्टंट हो गया तो। देन फैमिली इंटरप्राइज लूप होल। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है फैमिली इंटरप्राइज को है वो कास्ट बेस्ड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को लेजिटिमाइज करता है। इससे क्या होगा कि जो कास्ट सिस्टम परपेचुएट होता है, ठीक है, तो एक लूप होल है, ठीक है। largely thanks to 2017, India was finally able to ratify तो दो आईएलओ कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, कन्वेंशन 138 एंड कन्वेंशन 182। तो ठीक है, ठीक है। अब क्या क्या ये तो आया हुआ है क्वेश्चन कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये डीपीएसपी है, ठीक है। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ रिच हेरिटेज, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, सही है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फंडामेंटल राइट है, सही है, ऑल थ्री, ठीक है। तो लेबर पॉलिसी को अगर समझना है तो सबसे पहले समझिए कि लेबर पॉलिसी कंकरेंट लिस्ट में है। सेंटर और स्टेट दोनों ही लेबर पॉलिसी में लॉ बना सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा है। तो पहले था कि दिक्कत था कि जब 44 सेंट्रल लॉज था, 100 से ज़्यादा स्टेट लॉज था, ठीक है। तो लेबर पॉलिसी डीपीएसपी से डिफरेंट होता है। तो व्हेन यू सी डीपीएसपी लाइक आर्टिकल 39 जो बात कर रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का, ओके, या आपका अब्यूज़ ऑफ वर्कर्स को प्रिवेंट करने का, या आर्टिकल 41 का जो कि आपका राइट टू वर्क या पब्लिक असिस्टेंस दे रहा है, या आर्टिकल 42 का जो कि आपका जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन बता रहा है, ठीक है। डीपीएसपी भी इसी बहाना से याद कर लीजिए कुछ कुछ। तो जैसे कुछ कुछ 39 जो डीपीएसपी है कि 39 आप बात कीजिए 39 इसका 39 डी का जो कि इक्वल 39 बी और 39 सी के लिए ही तो 31 सी है कि ओनरशिप और कंट्रोल ना हो और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, कि मटेरियल रिसोर्स का ओनरशिप और कंट्रोल ना हो और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को। तो 39 डी और 39 ई। तो 39 ई जो है ये क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो 39 डी, और एब्यूज ऑफ वर्कर्स को ये ना करे जाए, ठीक है, 39 ई, ठीक है। द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स अब्यूज ना किया जाए, द 39 ई का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आर्टिकल 41 का जब बात करें ना तो दैट टॉक अबाउट राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 42 टॉक्स अबाउट जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ, ओके। आर्टिकल 43 ये बोल रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, ठीक है। चार्ट कोड कौन कौन सा है, देयर इज कोड ऑन वेज। कोड ऑन वेज क्या बोल रहा है कि जो भी मिनिमम वेज का प्रोविजन था और टाइमली पेमेंट था रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर, रिस्पेक्टिव ऑफ सीलिंग, सब इसके अंदर आ जाएगा। जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर आ जाएगा। देयर इज ए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कि जो भी सेफ्टी नेट होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, मॉडर्न इकोनॉमी का, सब इसके अंदर आ जाएगा। एक ओएसएच है, हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन अक्रॉस फैक्ट्रीज में, इसके अंदर आ जाएगा। क्या क्या नुआंस समझना है कि फर्स्ट टाइम जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है वो गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया है। ये कोड मैंडेट कर रहा है सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने के लिए उन लोगों के लिए, ठीक है। और उसमें से 1-2% टर्नओवर एग्रीगेटर्स का लिएगा, ठीक है। और नेशनल फ्लोर वेज क्या है, एक नेशनल मिनिमम फ्लोर वेज होगा जो कि सेंटर सेट करेगा, स्टेट अपना अपना नहीं कर सकता है उसके लिए। हायरिंग फायरिंग थ्रेशोल्ड है कि 100 से 300 कर दिया है, 300 से ज़्यादा अगर करना होगा तो आपको परमिशन लेना होगा अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ओके।
यूनिवर्सल मिनिमम एज क्या है? प्रीवियसली मिनिमम एज जो था ओनली अप्लाइड टू शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है। नाउ इट अप्लाइज टू 100% ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्कफोर्स, ठीक है। पहले केवल शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम एज का कॉन्सेप्ट था, अब हर सबके लिए है, फॉर्मल इनफॉर्मल सब में मिनिमम एज का जरूरत पड़ेगा। राइट टू स्ट्राइक आपका जो लीगल राइट था अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है। तो विदाउट प्रायर नोटिस आप कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते, 14 डे आपको नोटिस देना होगा बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक, इरेजिंग द ऑल डिस्टिंक्शन बिटवीन द पब्लिक यूटिलिटी एंड द सेक्टर, ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉयर वर्सेस वर्कर। तो गिग वर्कर जो है क्लासिफाइड एज रेगुलर एम्प्लॉय नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर सोशल सिक्योरिटी, बट वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर है, बिकॉज दे डू नॉट गेट स्टैंडर्ड मिनिमम वेज गारंटी फॉर फिक्स वर्किंग आवर्स, ठीक है। आप ये मत समझिए कि सोशल सिक्योरिटी कोड में डाल देने से वो रेगुलर एम्प्लॉय बन गया, ठीक है, वो बस सोशल सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। स्टेट वीटो है कि लेबर कंकरेंट लिस्ट में है तो स्टेट गवर्नमेंट कैन कम्प्लीटली नहीं, आर्टिकल 255 फोर के कंकरेंट लिस्ट ओवरराइड करेगा, ठीक है। स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा जब एसेंट होगा प्रेसिडेंट का, तब, ठीक है। तो एल्गोरिथमिक कंट्रोल वाला बात हो या एसिमेट्री है पावर का, वो उस पे आपको करना होगा कि जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है वो ओपेक एल्गोरिदम्स के द्वारा चला जा रहा है। तो अ, ये चीज़ है। मिसिंग मिडल है कि आपको समझना होगा कि हाँ, जो ओल्ड रिजिड लेबर लॉस था वो स्केलिंग अप टू 100 एम्प्लॉयज तक ही, इसकी वजह से इसको 300 कर दिया कि इनकरेज फर्म्स को स्केल अप करने के लिए, ठीक है। और तीसरा हो गया कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल। तो 90% जो है आपका वर्कफोर्स इनफॉर्मल है, ठीक है। तो जो सोशल सिक्योरिटी कोड है वो उसको ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करेगा ताकि वो फॉर्मल वर्कफोर्स में आए, ठीक है। डीक्रिमिनलाइजेशन एंड फैसिलिटेशन क्या है? मूविंग अवे फ्रॉम द कॉलोनियल इंस्पेक्टर राज वेयर माइनर प्रोसीजरल वायलेशन लेड टू जेल टाइम, द कोर्ट्स डिक्रिमिनलाइज मेनी ऑफेंसेस, उसको सिविल पेनल्टी में चेंज किया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना होगा। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, सोशल सिक्योरिटी कवरेज किसमें दिया जाएगा? तो the employee of which can we have the social security coverage under the employee state insurance scheme. uh, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, होटल रेस्टोरेंट सबको ही मिलेगा, ठीक है, अंडर द ECIC।